नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। किसकी? पॉलिटिकल की। ठीक है ना, लोकतांत्रिक राजनीति। तो चलिए, पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी। तो हर एक फैक्ट, हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और परीक्षा में क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यहीं से होती है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कैसे भी क्वेश्चन उठा के दे देगा। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी एनसीईआरटी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है पॉलिटिकल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी। परिचय। सत्ता की साझेदारी है परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हमें सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। ठीक, दोबारा देखते हैं। परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा कि लोकतंत्र की व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये 2 घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। सत्ता के बंटवारे की मांग से। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। ठीक है, डिटेल बता रखी है इसमें। पहले 3 अध्याय में क्या पढ़ेंगे अपन? सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्याय में की गई है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका। मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, देश को कमज़ोर करना। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है।
इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी से करीब आधी। ठीक है ना। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा किसका देश है? बेल्जियम यूरोप का। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश से समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा में। क्या पूछ रहा है? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। फ्लेमिश और डच बोलता है। 59% हिस्सा किस में रहता है? फ्लेमिश इलाके में और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। एक मिनट, समझ में तो आनी चाहिए बात भाई। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है ना। किस में रहता है? फ्लेमिश। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। दोबारा ले लो भैया। बात आ रही है बेल्जियम और श्रीलंका की, है ना। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग 59% किस में रहते हैं? फ्लेमिश इलाके में। और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच बोलते हैं। और शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। से 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और ये क्या बोलते हैं? फ्रेंच, है ना। डच 59 और फ्रेंच 40। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, ये 40% वाले। और 20% लोग
डच भाषा राजधानी की बात में अलग है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में आकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950-1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। कब? 1950 और 60 के दशक में डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रसेल्स में दिखा। ब्रुसेल्स में यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले कमज़ोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्विपक्षीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है श्रीलंका से KBS में। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह कई जाति समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख ये समूह जाति, इनका नाम पता होना चाहिए क्योंकि इनसे ही तो बात समझ में आएगी। अन्य बहुसंख्यक कौन थे? डच थे, लेकिन राजधानी में उनका प्रतिशत कम है, उसमें फ्रेंच वाले ज़्यादा थे। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच भाषा। अन्य ब्रुसेल्स की तो बात ये इनकी तो बात समझ में आ गई। बेल्जियम की तो है ना, बेल्जियम ही है नहीं, हाँ बेल्जियम। ठीक है ना, बेल्जियम कहाँ का देश है? यूरोप का। अब श्रीलंका की बात पढ़ रहे हैं अपन। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ठीक है ना, द्वीपीय देश पूछ लिया था उसने। श्रीलंका एक खालिस्तान है, द्वीपीय, तटीय, प्राद्वीपीय, ऐसे ऑप्शन देगा वो। द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। ठीक है ना, ये 74 है भाई किन की? सिंहलियों की। और 18 किन की है? 18 है इनकी तमिलों की 18%। तमिलों में भी 2 समूह है ना। एक तो है श्रीलंकाई मूल के तमिल 13%, और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध है। 1 मिनट, नक्शा देखना जरूरी है भाई। बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें। इनके किस इलाके में विभिन्न समुदाय की सघन आबादी नजर आ रही है? इनके किस इलाके में विभिन्न समुदाय की सघन आबादी नजर आ रही है? बेल्जियम के समुदाय क्षेत्र बेल्जियम का है। जो रेड क्या है? बेलोन। फ्रेंच भाषी, फ्लेमिश डच भाषी, जर्मन भाषी। ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र। ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र। ये है ब्रुसेल्स, है ना, ये राजधानी है। बेलोन फ्रेंच भाषी, फ्लेमिश डच भाषी, जर्मन भाषी,
बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें, इन्हें किस इलाके में विभिन्न समुदायों की समान आबादी नज़र आ रही है। जी ठीक, ये बेल्जियम का नक्शा है भैया ना। जब हरियाणा से आधी जनसंख्या है इसमें तुलना करने पर। ये राजधानी है ब्रुसेल्स, और दक्षिण शहर में ये कौन से हैं, बैलोन यानी कि फ्रेंच वासी, और पीड़े वाले हैं डच वासी, और ये जो है ना ये वाले ये जर्मन वासी है ना। बैलोन फ्रेंच वासी, फ्लेमिश डच वासी और जर्मन वासी। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें, इनके किस इलाके में विभिन्न समुदायों की सघन आबादी नज़र आ रही है। विकिपीडिया से लिया गया है। एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों। एथनिक या जातीय, एथनिक मतलब ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। दोबारा पढ़ लेकिन याद होना चाहिए। एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें, इनके किस इलाके में विभिन्न समुदायों की सघन आबादी नजर आ रही है। ठीक, यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। बताइए बेल्जियम में कौन सी जाति अल्पसंख्यक थी, कौन सी बहुसंख्यक थी। राजधानी ब्रुसेल्स में कौन सी आबादी कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती थी। श्रीलंका का ये है ना। श्रीलंका का देख लेते हैं। श्रीलंका के जाति समुदाय, जब जाफना ये सिहेली है, और श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल और मुसलमान। सिहेली श्रीलंकाई तमिल श्रीलंका के जातीय समुदाय। है ना, सिहेली सबसे ज़्यादा है भाई, सिहेली। ठीक, और कौन सा है, श्रीलंकाई तमिल ऊपर है उत्तर साइड में, है ना, श्रीलंकाई तमिल। और भारतवासी तमिल ये नीले नीले वाले, ये नीचे की साइड है, नहीं वहाँ नीचे की साइड बीच में। ठीक है, भारतवंशी तमिल। फिर है मुसलमान बीच बीच में है। ठीक, सब जगह है मुसलमान, लेकिन उत्तर साइड कम है। उत्तर साइड कम है। सिहेली श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल,
और मुसलमान। जब ये तो हो गया पीड़ा वाला, तो क्या सिंहली। और श्रीलंकाई तमिल ये है ना। भारतवंशी तमिल नीचे है। ठीक, इसके बाद में मुसलमान सब जगह ही है। अब पढ़ते हैं इसको ना, ये जो रह रहा है यहाँ से। शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान है। सिंहली कौन से धर्म के हैं? बौद्ध के, जबकि तमिल में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका की आबादी ईसाई लोगों का 7% और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। दोनों भाषाएं बोलते हैं। कितना है ईसाई लोगों का हिस्सा? 7%। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती थी। संभव था इससे देश बंट जाता था और ब्रुसेल पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते थे। 1 मिनट। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुत और बहुमत ज़्यादा था और वे एक मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। ठीक है भैया, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका में स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना? 1948 में। अपन बने थे 47 में, 1 साल बाद में 48। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। ठीक, 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। किसको? सिंहली को। ये बड़ी है ना, राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आप इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनके बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंका के जातीय समुदाय, ठीक है ना, ये सिंहली समुदाय है और ये श्रीलंकाई तमिल है, रेड वाले। बात बोलें भेद खोलें।
बहुसंख्यकवाद यह मानता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और उसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यकवाद। ठीक, कहाँ थे अपन? संबंध बिगड़ते चले गए। कोलंबो, है ना, संबंध बिगड़ते चले गए, संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार, ईलम बोलते हैं सरकार को उनकी भाषा में, तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा 10वीं कक्षा का अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। बात तो सही है भाई। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। 2019 से चल रहा था ये, अंत हुआ। ठीक, अब है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया भाई उनने, नहीं यहाँ भी होती लड़ाई तो। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वे बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। ये बात सही है। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम विकसित देश में है। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वे बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल, विशेष जानकारी के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। बेल्जियम के मॉडल है ना, गृह युद्ध। किसी मुल्क के सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। किसी मुल्क में सरकारी विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले, सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? बहुसंख्यकवाद यह मानता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है।
ठीक, एथनिक यहाँ चाहती है। आगे चलते हैं ना। कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। मतलब भाई देख, यहाँ से ले ले, है ना। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, चाहे बहुसंख्यक में हो चाहे अल्पसंख्यक हो, समान रहेगी है। तो जो अल्पसंख्यक है तो उनसे बहुसंख्यकों के हित प्रभावित होंगे ना। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी कि बांट दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। राज्य सरकारें तो एक तरह से वो अलग अलग देश हो गए हैं। अलग अलग देश नहीं है, शक्तियाँ दी है। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ऑटो सोटो होगा जुगाड़ पानी, ठीक है ना। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक थे भाई, इनकी परसेंट ज़्यादा था, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। रूडेला, मोंटेक्वेक, ग्रैंड प्लेस, क्रोटमार्क, बेल्जियम की एक बस्ती का पता। यहाँ दिए गए फोटोग्राफ मुख्यत है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। भला यह भी कोई समाधान हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं करता कि किस समुदाय से कितने मंत्री होंगे। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है।
फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में यानी कि ओटा सोटा हो गया, ठीक है ना। जहाँ ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी ज़्यादा थे तो वहाँ उन्होंने उनको वो अलग भाषा वाले थे ना, डच भाषा, उनको मान लिया। और डच भाषा वाले जो देश में बहुसंख्यक थे उन्होंने फ्रेंच वाले भाषावाड़ियों को भी मान लिया। ऐसे है कुछ, है ना, यही है कुछ। क्या बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। आगे चलते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। अच्छा, सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हो, ऐसे सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। हाँ, वही लग रहा है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। सही बात है। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को मुख्यालय चुना गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद। गजब बना रखी है भाई, कांच ही कांच है। आगे चलते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है। खैर, ज़रा सोचने दीजिए। कोई एक बार के पूरे हफ्ते भर पड़े और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरनें जमा करें। 5-5 छात्रों के 200 में एक साथ यह काम कर सकते हैं। फिर दोनों समय अपनी सारी कर्तन साथ मिलाकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों को उनके स्थान, अपने प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें। इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें। इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर है। इनमें से किस किस विवाद को सत्ता में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है। सारे झगड़ों को उनके स्थान, अपने प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें। इन टकराव के कारण जानने की कोशिश करें। इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर है। इनमें से किस किस विवाद को सत्ता में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है। ठीक, बात बोलें, भेद खोलें। गृहयुद्ध। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने बढ़िया किया है भाई, बिना खून खराबे के सभी के साथ मिलकर रह रहे हैं। श्रीलंका के जातीय समुदाय। यूरोपीय संसद, है ना। कहाँ थे अपन? फैसला किया तो ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय चुना गया।
बेल्जियम और श्रीलंका के इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रीय भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, और ये बात सत्य है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो उससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। सही बात है। ये दो उदाहरण दिए हैं, एक तो बेल्जियम के, एक श्रीलंका का। श्रीलंका ने क्या नीति, क्या प्रोग्रेस, क्या योजनाएं अपनाई थी जिस वजह से गृह युद्ध हुआ, और बेल्जियम ने वही स्थिति होने पर क्या सिचुएशन, क्या नीति, क्या योजनाएं बनाई थी जिससे कि गृह युद्ध नहीं हुआ और आपस में रहे। अब है जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। बेहतरीन नमूना मतलब इससे ये क्या बताना चाह रहा है भाई? सत्ता के साझेदारी क्यों ज़रूरी है? शायद ये कटाक्ष कर रहा है, शायद उस पर, बेल्जियम के ऊपर है। हाँ, ये बता रहा है कि जैसे कि गाड़ी तो एक ही है, लेकिन सत्ता का बंटवारा करने पर दो लोग चला रहे हैं उसको। ये है इसका मतलब। ये नहीं है कि ये गाड़ी का चित्र बता रहे कि ऐसी गाड़ी बनी हुई है। हाँ, बात तो सही है। और श्रीलंका में स्थिति एक ही हुई थी, एक ही सीट थी, एक दूसरे का दमन किया गया था, इस वजह से गृह युद्ध हुए थे। ठीक ठीक, आ गई समझ में। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के वक्त में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। टकराव का अंदेशा कम हो जाता है क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीति अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को वाकई सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। ये वो बड़ी बात है, जैसे कि हिंदू और मुसलमान मुख्य जातियां हैं भारत में, तो हिंदू वाले हिंदुओं की चला है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, तो ऐसे हिंदुओं का भी विकास नहीं होगा। मुसलमान जो दूसरे धर्म वाले हैं जैसे मुसलमान, उनका तो होगा भी नहीं, लेकिन जो बहुसंख्यक हैं उनका भी नहीं होगा। प्रोग्रेस सभी कर सकते हैं जब शक्तियों का बंटवारा करते हैं, जैसे बेल्जियम ने किया। बर्बादी कारण बन सकता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डर से रहें। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। ठीक है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ पर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताता है। ठीक जैसा कि होता आया है। इस बार भी नहीं,
ये हो गया भाई, है ना, अंतर्भूत महत्व को बताता है। अब तो अलग बात आ रही है। ठीक, सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। युक्तिपरक, हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। युक्तिपरक, अनीता बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं। उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिलभाषी है और उनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? बेल्जियम को, है ना। अब है खलील की उलझन। खलील की उलझन जो रहा है उनको देख लेते हैं। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। जर्मनी की, वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियाँ। ये आप पूछ सकता है वो, बताइए जर्मनी में कौन सी पार्टी है? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही है। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोबारा से पढ़ते हैं। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। जर्मनी में कौन सी सरकार है, कौन सी पार्टी है? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही है। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए लॉगिन करें। ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना। आगे चलते हैं। खलील की उलझन। खलील की उलझन बेडू शहर में खलील नाम का एक आदमी, जब वो बात तो तेरी सही है ना, लेकिन मैथ को बताता है जैसा कि होता आया है। इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था। बेताल उसकी पीठ पर बैठा, हमेशा की तरह इस बार यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद आ जाए। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। हाँ, ये है।
वही सोच रहा था कि ये जो पैराग्राफ है ये किसका हिस्सा है। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। खलील की उलझन। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। कहानी से समझा रहा है, बेस्ट तरीका है। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, माँ सुन्नी मुसलमान। बेरूत शहर में उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माता सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। राजधानी बेरूत, वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। पिता तो ईसाई थे, है ना, और माता सुन्नी मुसलमान। बेरूत लेबनान में। ठीक है, ये सिचुएशन अपनी सी है। लेकिन अपने यहाँ ऐसे नहीं करता है। जो जिस धर्म का है उसी धर्म में शादी ब्याह संबंध किए जाते हैं। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस में संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। पल्ले नहीं पड़ी यार बात। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होगा। राष्ट्रपति सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते पर आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान की अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। सही है। अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। वहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौतों को दोहराने नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो पुरानी चली आ रही है ना उसको ही करते भाई, क्योंकि अगर खुद को ज़्यादा महत्व या अधिकार देंगे
और दूसरा का अधिकारों का हनन होगा तो वही फिर गृह युद्ध होगा। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? ठीक, आगे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप। कुछ रहा थोड़ी है। युक्तिपरक क्या है? हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उल्टा होता है। युक्तिपरक तो ये है ना, और नैतिकता अलग बात है। आगे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी के रूप कितना है पाठ? हो गया और क्या? है ना, सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। ऐसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति, है ना, सत्ता की साझेदारी के रूप एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथों में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है जनता ही। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही, आई बात समझ में, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनुरूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। पहला आ रहा है शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। दोबारा से वही हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। एक स्तर पर रहकर, ठीक। ऐसे में बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतंत्र संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर संसद के अधीन कार्य करती है। कौन? कार्यपालिका। किसके? संसद के अधीन। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं।
आई बात समझ में? कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। ठीक है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। दोबारा से, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। किसे कहते हैं? केंद्रीय संघ सरकार। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय तथा क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हम देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर है ना, जैसे कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा गया है। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को क्या कहा गया है? ऊर्ध्वाधर वितरण। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा? वो देगा उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच ऐसे बंटवारे को खालिस्तान कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई, धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी सरकार है? सामुदायिक सरकार। कुछ देशों के संविधान और कानून इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है।
इस तरह की व्यवस्था, ठीक है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग नहीं समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक और विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए लिए अलग अलग तरीकों पर हम 21 सेकंड में चर्चा करेंगे। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अगला आ रहा है, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। 21 थर्ड में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। पाठ हो चुका है भाई पूरा। सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। यह सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं? यह सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है? सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। यह सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं? यह सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है? यह सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है? बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वे तत्काल कार्रवाई करें और बम्बई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करें। ये सत्ता के साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं? यह सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है? ठीक, कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस और लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, एक है द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज और दूसरी है लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। उनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की है कि संघीय सरकार की अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करें। वे यह भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व बंटवारा किस आधार पर होता है। ये पाठ था भाई, एक बार कुछ रहा है तो उसको देख लेते हैं।
मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता सकते हैं? बदलना, हाँ बदलना आ सकता है भाई, जैसे कि कोई और कैटेगरी का है तो और कैटेगरी को बांटना, हाँ आ सकता है सत्ता की भागीदारी में। मॉनिटर की बात अलग है, लेकिन उदाहरण है ये, ऐसे ही होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री कोई और कैटेगरी का बना दिया तो राष्ट्रपति कोई और कैटेगरी का बना दिया। व्लादिमीर, सत्ता के बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। पुतिन और बुश बोल रहा है पुतिन से। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया। ऊपर दिए गए कार्टून के साथ लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं? लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रण में क्या संबंध है? यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं? लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? खलील की उलझन, युक्तिपरक। मॉन्ट्रेग वर्ग, बात बोलें भेद खोलें गृह युद्ध, बेल्जियम की समझदारी। सिहेली, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल मुसलमान। ब्रुसेल्स राजधानी, बेलोन फ्रेंचवासी, डचवासी, फ्लेमिश और जर्मनवासी। बेल्जियम और श्रीलंका। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? इनमें से प्रत्येक का उदाहरण भी दें। आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। भारतीय सदन में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए उसका एक युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताएं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। ठीक। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। अलग अलग निष्कर्ष निकालें। थम्मन, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जाति आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। किससे सहमत हैं और क्यों? ठीक है ना। अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जाति आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मथाई, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं।
और सिर्फ हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। ये सही है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। दोबारा, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? ऐसा नहीं है, रोक नहीं लगानी चाहिए, कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए। नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़ें। इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपूर्ण कारण बताए गए हैं उसमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। पंचायत राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में से होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। उनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान करें। और नीचे दिए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान करें और नीचे दिए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। दोबारा से देख, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी।
अपन को क्या बताना है, अपन को बताना है सत्ता के बंटवारे के पक्ष में, उनकी पहचान करें और नीचे दिए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सही है। पक्षपात का अंदेशा कम करती है। पक्षपात का निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को पक्ष में बताना है हमको ना। पक्षपात का अंदेशा कम करती है। पक्षपात का, चल मान ली। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका सकती है, नहीं। विविधताओं को अपने में समेट लेती है, सही है। अस्थिरता आराम से फूट को बढ़ाती है, नहीं, इसको रोकती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, नहीं, कमज़ोर नहीं करती। जब देश की एकता को कमज़ोर करती है, ये नहीं है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, ये सही है। अस्थिरता आराम से फूट को बढ़ाती है, ये नहीं है। विविधताओं को अपने में समेट लेती है, सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, अटका देती है, अटका देती है, नहीं, अटकाती नहीं है। पक्षपात का अंदेशा कम करती है, सही है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में भागीदारी व साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। बेल्जियम में हम डचवासी बहुसंख्यकों ने फ्रेंचवासी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। बयानों पर विचार करना है। और बेल्जियम में डचवासी बहुसंख्यकों ने फ्रेंचवासी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, नहीं, जमाने का प्रयास नहीं किया था भाई, है ना। सत्ता का बंटवारा कर लिया उन्होंने आपस में। सरकार की नीतियों ने सहेली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया। ये सही है, ठीक है। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए, बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता की संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। नहीं, ऐसा नहीं किया था भाई। शायद बाद में हुआ था ये, है ना। बेल्जियम में एकात्म सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया, सही बात है। ऊपर दिए गए बयानों में कौन से सही है? ऑप्शन देना है, ये है इसमें। जब देखें, जब यहाँ में गए तो सही है और के और कह देखा है ना, नहीं, के और गए देखते हैं। के और गए, के और गए, के और गए, जब के और गए देख, ये तो है नहीं है, ये पूरा है नहीं है। के और गए, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। के क्या है? नहीं, के नहीं है, ये इसमें आंसर। और ये वाला कौन सा है? सारेगामा, सारेगामा। जब इसमें कौन सा है?
देश की एकता को कमज़ोर करती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। च सही है। घ और च देख ले, घ और च, घ और च, घ और च, घ और च, ये होना चाहिए। क ख घ छ, क ख क्या है? हाँ यही है, क ख है ना, घ और च। ठीक। फिर सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची सेकंड के शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दी कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, चल संघीय सरकार कर दी। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, जब अधिकारों का वितरण। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, सामुदायिक सरकार। दो अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, गठबंधन सरकार। जब देखें अधिक लिख गठबंधन, चार में गए जब चार में गए ना, जब ये नहीं है और ये नहीं है, दो या अधिक दलों के बीच की सत्ता की साझेदारी, गठबंधन। और विभिन्न सामाजिक समूह के बीच, जब सामाजिक में आएगा सामुदायिक सरकार। तीन में क, गा है साथ इसमें, गा। क घे कैचे, क घे कैचे। खे 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 चे। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, अधिकारों का वितरण। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, संघीय सरकार। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता का सामुदायिक सरकार। दो या अधिक दलों के बीच गठबंधन सरकार। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता, नहीं गलत बता रहे हैं पर इसमें विभिन्न अंगों के बीच का सत्ता का बंटवारा, ये आएगा संघीय सरकार। एक में के ये होना चाहिए इसमें। खे विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। अधिकारों का वितरण। सामाजिक समूह सामुदायिक सरकार। दो या दलों का गठबंधन, ये सही है। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। इन बयानों में से कौन सी सही और कौन सी गलत है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारक है, सही है। इससे सामाजिक समूह टकराव का अंदेशा घटता है। सामाजिक समूह में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारक है ना। इससे सामाजिक समूह टकराव का अंदेशा घटता है, सही है। ए और वे दोनों सही है। ठीक है, ये पाठ था भाई। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए।
समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।